हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री 360 पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है और उसी क्रम में हम फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक हैं करंट अफेयर के वो कवर कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने 4-5 क्लासेज आपकी ले ली है। और जब हमने लास्ट क्लास युद्धाभ्यास वाली पढ़ी थी उसमें भी मैंने आपको कहा था कि भैया अब आप बताओगे कि कौन सा सेशन हमें आगे लेना चाहिए। ठीक है। अब सारा का सारा तो हम कवर कर नहीं सकते इस टाइम। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं जहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना है वो सारी की सारी चीज़ें हम एक अलग से सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोबारा उन चीज़ों पे बात करने का कोई औचित्य है नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आ गई बात समझ में? अब देखो, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे कि विशेषकर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट अफेयर है वो आप एक बार करवा दीजिए। तो निश्चित रूप से जो मंथली हमसे जुड़े हुए थे, जो मंथली कोर्स में जुड़े हुए थे, उनको तो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन शानदार करवाया है। पर वहाँ भी एक डिमांड आ रही थी कि सर जितने भी पार्ट हैं, विशेषकर हम बात करें 4-5 महीने की, तो उनमें से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा कवर करवा दो हमें। ठीक है। अब क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, मैंने जब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर फॉर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हमने पढ़ा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि सर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। आपके तो सिलेबस में अलग से मेंशन की हुई है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। बट अगर कहीं किसी सिलेबस में नहीं भी मेंशन की हुई तो भी आप ये मान के चलिए कि करंट अफेयर के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से, अब वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि बेसिकली जो है वो आपकी 4 प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें एक तो आपका काम करता है स्पेस टेक्नोलॉजी। एक तो आपके लिए काम करती है स्पेस टेक्नोलॉजी, दूसरी आपकी है डिफेंस। ठीक है। और तीसरी आपकी आईसीटी से संबंधित है। अब इसके अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर वाला और कोई चिप वगैरह बनाई है, कोई प्रोसेसर बनाया है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और अन्य जितनी भी टेक्नोलॉजी है, विशेषकर हम बात करें अन्य के अंदर भी अगर महत्वपूर्ण बात करें तो नैनो जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन करने की संभावना है। परंतु क्योंकि आपकी सिलेबस में स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी है तो हम कवर तो वैसे छोटा छोटे तरीके से सभी को कर रहे हैं, पर मेन रूप से, मुख्य रूप से हम किसको कवर करने वाले हैं? स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को। ठीक है। करें स्टार्ट। और हाँ, इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर हम कहाँ से कहाँ तक कवर करने वाले हैं? जनवरी से लेकर आपके अप्रैल तक। जनवरी से लेकर अप्रैल तक हम क्या करने वाले हैं? टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कवर करने वाले। इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन नहीं है ये, इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं आगे डिस्कस करूंगा। जब हम ये पूरा सेशन डिस्कस कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, तो उस समय हम साथ में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड और अन्य किसी भी संस्था के द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनका रेफरेंस भी हम यहाँ पर लेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे बारीक बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। और क्वेश्चन्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दिए हैं टेलीग्राम पर। इसके साथ साथ में जनवरी से लेकर, अब जनवरी से लेकर और अप्रैल तक, मई तक जो जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, चाहे आपका लेब असिस्टेंट का पेपर है, सीडीएस का पेपर हुआ था, और जो आपका एसआई का पेपर हुआ है 2 शिफ्ट के अंदर, जितने भी पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर जो है जहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। पीडीएफ वो भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए टेलीग्राम। ठीक है। जितनी भी क्लासेज हैं वो यूट्यूब पर फ्री हैं। पीडीएफ जितनी भी है प्रिंट आउट फॉर्म के अंदर आपकी टेलीग्राम पर फ्री हैं। और टेस्ट, इन सभी के जो टेस्ट हैं, चाहे हम सूजस की बात कर लें, पीआईबी की बात कर लें, न्यूज़पेपर हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए गए हैं। तो यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई साथी कोई नॉन पर्सन कर रहा है और आप उसके वेल विशर हैं, शुभचिंतक हैं, तो आपको उसके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है। चले आगे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि जब आपको इतना कुछ आगे फ्री में मिल ही रहा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और एक जो हाइप का ऑप्शन आता है वो हाइप वाला ऑप्शन जरूर। ठीक है। चलो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिमस सेकंड। आर्टिमस सेकंड जो है वो नासा के द्वारा, अब ये नासा जो है ये स्पेस कंपनी है किसकी? आपके जो है अमेरिका की। ठीक है। तो इस संस्था के द्वारा क्या किया गया है यहाँ पर? एक जो है वो मिशन लॉन्च किया गया है 10 दिन का। 1 अप्रैल को इसका लॉन्चिंग हुई थी। 1 अप्रैल को इसको जो है इसको स्पेस में भेजा गया था, और 10 अप्रैल को ये जो है वो वापस से पृथ्वी पर आ गया है, प्रशांत महासागर में आ गया है। ठीक है।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो पूछा जा चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था। लैब असिस्टेंट के पेपर में 10 मई को ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भैया नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, आर्टेमिस सेकंड। अगर हम आर्टेमिस फर्स्ट की बात करें, आर्टेमिस फर्स्ट जो है ये कब हुआ था, 2022 में। ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिमस थर्ड की, आर्टिमस थर्ड जो है वो 2027 में, और फोर्थ जो है वो कब होगा, 2028 में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में। अब थोड़ा सा आर्टिमस के बारे में देख लेते हैं कि इसे 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में बेसिकली 4 लोग थे, जिसमें तो आपके अमेरिका के हैं और एक कहाँ का है, एक आपका कनाडा का है। तो कनाडा वाला का आपको नाम ध्यान रखना है, कौन है, जेरेमी हैंसन। ठीक है। कितने लोग थे टोटल, कितने थे, 4 लोग थे। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भाई नासा ने अपना जो आर्टिमिस मिशन है ये लॉन्च किया गया है। कहाँ के लिए किया गया है, चंद्रमा के लिए किया गया है। ठीक है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे। आर्टिमिस सेकंड 2022 के अंदर, तो मतलब आर्टिमिस फर्स्ट जो है वो 2022 के अंदर किया गया था। आर्टिमिस सेकंड की आपको मैंने बताई दी। और आखिर बार इंसान को जो है वो अपोलो 17 में 1972 में भेजा गया था। 1972 के बाद में पहली बार हुआ है कि जो है वो किसी मनुष्य को चंद्रमा के आसपास में भेजा गया है। आ गई बात समझ में। इस मिशन की कुछ खास बात क्या है, इस मिशन की खास बात यह है कि एक तो ये जो है वो फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री थी। मतलब इसको जो है जो आपका ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उसी के इस्तेमाल के साथ में इसको जो है फ्री मोशन के साथ में वापस से चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया गया है। अगर आपको इसका विजुअल दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा, देखो आपको ये लाइन सी दिख रही है, दिख रही है क्या। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया गया है। ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। वापस से देख लो। अब देखो यहाँ से निकलेगा, ये पृथ्वी से लॉन्च हुआ है और धीरे धीरे इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए फ्री फ्लो में घूमते घूमते, और फिर ये देखो यहाँ पर चंद्रमा के पास में आ रहा है। ठीक है। चंद्रमा के पास में आया और वापस से कहाँ गया है, पृथ्वी के ऊपर। वापस से कहाँ पर गया है, यहाँ से पृथ्वी के ऊपर गया है। तो इस डायग्राम से, इस विजुअल से आपको ध्यान में रखना है कि भैया यहाँ पर क्या किया गया है, फ्री फ्लो का इस्तेमाल किया गया है, फ्री ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी खासियत बात यह है कि 2760 मतलब 2760 डिग्री हीट को सहन करने के लिए इसमें एक शील्ड लगाई गई थी, और वो शील्ड जो है वो सक्सेसफुली काम कर गई है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो प्लान बनाया गया है कि भी 2028 से 2040 तक हम क्या करेंगे, स्पेस से संबंधित यहाँ पर काम करने वाले हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान इंडिया का जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसकी भी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, चांद के ऊपर की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, चांद के ऊपर की जाएगी। कुल मिलाकर मतलब ये है कि अंतरिक्ष के अंदर इसकी जो है वो स्थापना जाएगी। आ गई बात समझ में। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। और क्या कुछ खासियत है इसकी, तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि भाई 10 दिन की ये यात्रा थी और वापस से सकुशल लौट आए हैं। और ये पहली बार हुआ है कि पृथ्वी से 2,52,756 मील दूरी तक ये पहुंचा है, और ये करने वाला अपने आप में क्या है, पहला मिशन है। ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताई दी। तो आर्टिमिस का आपको समझ में आ गया है कहाँ का है, अमेरिका का आपका जो है वो प्रक्षेपण किया गया था अमेरिका के द्वारा और नासा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर विश्व क्वांटम दिवस पर, अब ये विश्व क्वांटम दिवस कब है, 14 अप्रैल को है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड क्वांटम डे कब का है, तो 14 अप्रैल को है। 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो 2 अत्याधुनिक कंप्यूटर बेस्ड जो है क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, एन चंद्रबाबू नायडू ने। किसने किया है, एन चंद्रबाबू नायडू ने। फिर आपको ध्यान रखना है इसरो के द्वारा जो गगनयान मिशन है, इसके लिए क्या किया गया है, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है, ये आई है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। और क्योंकि ये दूसरे नंबर का है तो फिर 2 हो गया। ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि भैया जब रॉकेट लॉन्च होती है उसमें अलग अलग पार्टीशन होते हैं। जैसे ये रॉकेट है और इस रॉकेट के अंदर जो है वो नीचे जो है वो
इंजन वगैरह होते हैं, फ्यूल होता है, फिर एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें यात्री बैठे होते हैं। स्पेस के अंदर जाते हैं, चांद पर जाते हैं, वो 4-5 लोग जो होते हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। वो जो लोग बैठे हुए हैं वो स्पेस में जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे, जहाँ कहीं भी, और जाने के बाद में वापस जब आते हैं तो उनकी सेफ लैंडिंग हो जाए भाई। ऐसा नहीं हो कि वो क्रैश हो जाए। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कल्पना चावला वाला केस है, वो लैंडिंग के अंदर ही तो दुर्घटना हुई थी, है ना, कल्पना चावला की। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सफल जो है वो परीक्षण यहाँ पर किया गया है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक जो आपका जो है क्या बोलते हैं, कॉकपिट टाइप में होता है, एक केबिन टाइप में होता है, जिसकी फोटो आप यहाँ पर दिख रहे हैं। ये दिखने में आपको छोटा लग सकता है, पर इसमें खुद में जो है वो 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये रिमोट है, ये इस कॉकपिट को मान लो, और इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो पैराशूट खुलते हैं, और वो पैराशूट जो है वो लगातार उसकी जो स्पीड है, जो लैंडिंग स्पीड है, ऊपर से नीचे गिर रहा है स्पीड में, उसको कम करते करते धीरे से सेफ सेफ लैंडिंग करवा देते हैं। ठीक है। तो कौन से मिशन के लिए किया गया है? गगनयान मिशन के लिए किया गया है। किस संस्था के द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है। कहाँ पर किया गया? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर। कहाँ पर किया गया है? आंध्र, आपका जो श्री हरिकोटा सतीश धवन सेंटर है, यहाँ पर इसकी जो है वो सेफ लैंडिंग की गई है। आपको ध्यान रखना है इसमें अलग अलग चरण के अंदर कितने पैराशूट का इस्तेमाल किया गया है? 10 पैराशूट का। कितने पैराशूट का इस्तेमाल किया गया है? 10 पैराशूट का। ठीक है। और इसको गिराने के लिए भाई, जो लैंडिंग है वो करवाने के लिए ऊपर तो ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर किसके सहायता से ले गए हैं? हेलीकॉप्टर चिनूक की सहायता से। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हेलीकॉप्टर चिनूक की सहायता से ले गए। ठीक है। वजन की बात करें तो 5.7 टन है, और अगस्त 2025 में इसका पहला परीक्षण किया गया था, और ये कौन सा है? दूसरा है। ठीक है। मिशन मित्रा, ये भी गगनयान से संबंधित है। आप सभी को पता है कि भाई गगनयान के अंदर 4 लोग जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग। जिसमें पहले कौन से हैं? शुभांशु शुक्ला। अभी जो शुभांशु शुक्ला है, इन्हें इस वर्ष अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ओके, चक्कर से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा प्रशांत बालकृष्ण नायर जा रहे हैं, अजीत कृष्णन जा रहे हैं, और अंगद प्रताप जा रहे हैं। ये 4 लोग जो हैं यहाँ पर गगनयान मिशन के तहत जाएंगे। अब जब गगनयान मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, वहाँ पर इनको अकेले रहना होगा, तो आइसोलेशन में इनको रखा गया है। और जो है कम ऑक्सीजन होगी, वायु दाब अधिक होगा, तो जो अंतरिक्ष में स्थितियां होती हैं, उन्हीं प्रकार की जो है वो कृत्रिम रूप से परिस्थितियों को डेवलप किया गया है, और इन 4 लोगों को वहां पर रखा गया है। इस पूरे मिशन को नाम दिया है हमने मित्रा। मिशन मित्रा। मित्रा की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बतानी है? मित्रा के अंदर एम जो है, एम का मतलब मैपिंग हो गया, आई का मतलब इंटर ऑपरेबल हो गया, ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। यहाँ पर बेसिकली जो है आपको ध्यान रखना, कम ऑक्सीजन, बहुत कम तापमान, अधिक वायुदाब, आइसोलेशन, अकेले रहने की स्थिति, इन सभी का क्या किया गया है? ट्रायल लिया गया है। ठीक है। आयोजन की अवधि की बात करें तो 2 से लेकर 9 अप्रैल को टिस्सो घाटी, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख के अंदर ऑपरेशन मित्रा या मिशन मित्रा की जो है वो आयोजन किया गया है। कब किया गया है? तो 2 से लेकर 9 अप्रैल को किया। ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये मिशन जो है वो इसरो के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स दोनों के साथ में जो है वो सहयोग के द्वारा किया गया है। अवधि की मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 से 9 अप्रैल को है। एनवायरनमेंट कैसा है? हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन वगैरह की कमी है, वायुदाब अधिक है। ठीक है। कोल्ड ज़्यादा रहेगा, आइसोलेशन रहेगा, तो इस प्रकार से जो है वो इसका पूरा टेस्टिंग किया गया है। ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस आपको बताई रखी है कि LVM लॉन्च व्हीकल जो है वो M3 जो है, लॉन्च व्हीकल मिशन 3 जो है, इसके द्वारा गगनयान मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी। ठीक है। 3 लोग जो है वो यहाँ पर, 4 लोग जो है वो यहाँ पर क्रू में शामिल होने वाले हैं, और 3 दिन का ये मिशन रहेगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। ये स्लाइड जो PPT आपकी यहाँ पे पैनल पे दिख रही है, इसके साथ साथ में जो PDF जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, बिल्कुल वेल फॉर्म तरीके से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे ये क्लास अपलोड होगी उसके बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अभी टेलीग्राम चैनल जो है वो भी आपको हिस्ट्री 360 के नाम से ही मिलने वाला है। उसमें जाकर आप क्या करोगे? इस PDF को डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट आउट ले लेना, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है। इसमें हमने जो सभी सोर्स जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, पहले अगर पूछे गए हैं पीछे भूतकाल के अंदर, तो वो सारे के सारे सोर्स हमने यहाँ पर शामिल कर लिए। ठीक है। तो जो जानकारी आपको यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस PDF के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बात समझ में? इसरो की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1969 को इसकी जो है स्थापना की गई है विक्रम साराभाई जी की। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, तेजस
तेजस जो हमारा फाइटर जेट है, भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, इसकी क्या होती है, जनरली जो रिपेयरिंग वगैरह होती है ना, सर्विस होती है, वो बाहर के लोगों पर हम डिपेंडेंट रहते हैं। अब क्या हुआ है, अब इसको इस तरीके से समझो कि आप जो है वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेके आ गए और आपको वो जो है वो मतलब सर्विस करनी ही नहीं आ रही। ठीक है, ठीक ठीक वैसी ही कंडीशन है, तेजस हमने खरीद लिया है, पर हमें अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो रही है तो या तो तेजस का जो पार्ट है जो खराब हो गया है उसको बाहर भेजो, या फिर वहां से जो है वो इंजीनियर वगैरह लेकर यहाँ पर आ जाओ, या मैकेनिक बोल दो, वो लेकर आता हो। ऐसी कंडीशन में अब क्या हुआ है कि भैया भारतीय सेना ने कहा है कि अमेरिका की कंपनी है GE एयरोस्पेस। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। बताओ भाई कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। इस अमेरिका की कंपनी GE स्पेस के द्वारा भारत के अंदर क्या किया जाएगा, तेजस के रिपेयरिंग सेंटर खोले जाएंगे, तेजस के क्या किए जाएंगे, मरम्मत केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इस पूरे मरम्मत केंद्र पर पूर्णतः जो स्वामित्व रहेगा वो किसका रहने वाला है, भारत का रहने वाला है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं INS तारागिरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, F-41। ये INS तारागिरी जो है, इसको 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। 3 अप्रैल को किया गया है विशाखापट्टनम में। निर्माण की बात करें तो MDL मजगांव डॉक लिमिटेड जो है, इस मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, या फिर मान लो निर्माण किया गया है। ये जो INS तारागिरी है, जिसे हम F-41 बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत, प्रोजेक्ट 17A के तहत, अब ये जो प्रोजेक्ट 17 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी क्लास भी बोल देते हैं, इसके अंदर कुल मिलाकर 7 जहाज जो है वो भारतीय बेड़े के अंदर शामिल होने वाले हैं। 7 जहाज जो है वो भारतीय बेड़े के अंदर शामिल होने वाले हैं। और इसमें ये कौन सा है, चौथे नंबर का है। इसमें ये कौन सा है, चौथे नंबर का है। अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट किस तरीके से बन सकते हैं कि INS तारागिरी F-41 के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें आपको जो है वो निर्माता का नाम दे सकते हैं, इसमें ये दे सकते हैं कि 3 अप्रैल को रक्षा मंत्री द्वारा विशाखापट्टनम के अंदर इसको नौसेना के अंदर शामिल किया गया था। आपको ये दे सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के अंदर शामिल है। आपको ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि टोटल जो नीलगिरी के अंदर 7 थे, 7 जहाजों में से ये कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भी अन्य 3 कौन से हैं, तो अन्य में आपको ध्यान रखना है, एक तो नीलगिरी हो गया, हिमगिरी हो गया और उदयगिरी हो गया। का मतलब ये है कि तारागिरी से पहले नीलगिरी शामिल हुआ था, हिमगिरी शामिल हुआ था और उदयगिरी शामिल हुआ था। बात करिए इसकी विशेषताओं की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो गया कि ये आसानी से रेडार वगैरह के पकड़ में नहीं आता। ठीक है, दूसरी कंडीशन, आधुनिक सेंसर रेडार वगैरह लग रखे हैं, एडवांस हथियार सिस्टम है, तो ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर अपॉइंट की गई हैं, और आधुनिक गन वगैरह टॉर्पीडो की सिस्टम वगैरह है। टॉर्पीडो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जहाज होती है वो पानी में चलती है, इस प्रकार से चलती है, और यहाँ से नीचे से मिसाइल जो है वो नीचे से ही जाकर दूसरी जहाज को ठोक देते हैं। ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो। बाकी इसमें हेलीकॉप्टर वगैरह भी लैंड कर सकते हैं, मल्टी रोल वॉरशिप है, मतलब ये लड़ने के काम भी आ सकती है, एयर डिफेंस में काम आ सकती है, एंटी शिप एंटी सबमरीन सिस्टम के लिए से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अभी हमने क्या पढ़ा, तारागिरी, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, INS अरिदमन। अमर अरिदमन जो है वो परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, वो तीसरे नंबर की है। तो इसका जो परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, इससे पहले INS अरिहंत और INS अरिघाट, इन दो को शामिल कर चुके हैं। इसका कौन सा नंबर है, तीसरा है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, INS अरिहंत और INS अरिघाट जो है वो ज़्यादातर लगभग लगभग चीज़ों में सेम है, परंतु INS अरिदमन जो है वो इनकी कैपेसिटी से, मतलब अगर ये 4 मिसाइलें छोड़ सकती है, तो ये एक साथ में कितनी छोड़ सकती है, अरिदमन जो है वो 8 छोड़ सकती है। इन तीनों की अगर तुलना की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, INS अरिहंत जो है, जो कि आपकी क्या है, परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल वाली पहली पनडुब्बी है। इस INS अरिहंत के जो लॉन्चिंग हुई थी वो कब हुई है, 2016 के अंदर। कब हुई है, 2016 के अंदर हुई है। अगर इसकी वजन की क्षमता की बात करें तो 6000 टन है, इसकी भी 6000 टन है। ठीक है, कौन से की, अरिघात की। तो INS अरिहंत जो है वो 2016 में हुआ था, अरिघात को 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2024 में लॉन्च किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये दिख रही है ना, वर्टिकल जो लॉन्चिंग आपकी पाइप सी दिख रही है, ये पाइप है ना, इसमें क्या होता है, मिसाइल नीचे से निकल के और ऊपर डायरेक्ट चली जाती है, और फिर जो टारगेट होता है उसको हिट कर देती है।
ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब थी। क्या थी? 4 वर्टिकल लॉन्च है। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, परंतु आपकी जो अरिदमन है, इस अरिदमन में जिसको 2026 में शामिल किया गया है, इसकी तो एक तो क्षमता जो है वो 7000 की है। इसके अंदर क्या है? 8 वर्टिकल लॉन्च, मतलब इनसे जस्ट डबल है। अरिहंत है, अरिघात है, इनसे क्या है? जस्ट डबल है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब मिसाइल की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से K4 और K15, K4 और K15 मिसाइलों का यहाँ पर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया है। के का मतलब ये है कि कलाम साहब, जो अब्दुल कलाम है हमारे, मिसाइल मैन बोलते हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में इस इन जो मिसाइल हैं उनके पहले के लगाया गया है। ठीक है, तो इन अरिदमन के अंदर आपको ध्यान रखना है K4, K15, ये जो मिसाइलें हैं ये शामिल की गई हैं। इन मिसाइलों की रेंज की अगर हम बात करें तो कितनी है? 3500 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर यहाँ पर रेंज रहने वाली है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? तो कौन कौन से आईएनएस हमने पढ़े हैं? एक तो आपका आईएनएस पढ़ा है अरिदमन, इसके अलावा हमने आईएनएस कौन सा पढ़ा है? तारागिरी F41। ठीक है, तो ये 2 आईएनएस जो है हमने यहाँ पर पढ़े हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है DSC, ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। ये जो है वो ध्यान रखना है कि भैया चौथा जहाज है, और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया? मेसर्स टीटागढ़ नेवल लिमिटेड, TNSL ने कराया। लगभग 70% स्वदेशी उपकरण से ये डिजाइन किया गया है, और बेसिकली जो है ये गोताखोरी के काम आएगा, बचाव के काम आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसकी क्षमता वगैरह की बात करें, विशेषताओं की बात करें तो 30 मीटर लंबे कैंटामरन पतवार वाला ये जहाज है। कैंटामरन पतवार का मतलब ये है, मैंने आपको जब मंथली वाले जो बताए थे उस समय कहा था कि अगर एक साधारण जहाज की बात करें तो उसकी जो शेप है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ तक पानी है ना, तो जो है वो सामान्य तौर पर इस प्रकार का पतवार होता है। पतवार का मतलब है जो नीचे वाला है, जो एरिया है ना, ये जो यूं टिका हुआ होता है पानी में, नाव ऐसे ही तो होती है इस प्रकार से। अब बेसिकली जो है कैंटामरन पतवार कौन सा होता है? जैसे यूं डबल होती है। ठीक है, इस प्रकार से टिकी हुई होती है, और पानी होता है यहाँ तक मान लो। तो ऐसी कंडीशन में इसके 2 टांग हो गए अलग अलग, तो ये क्या होगा? ज्यादा स्थिर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? कैंटामरन पतवार बोलते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि धनुष तोप जो है, इस ये धनुष तोप है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस में आपकी जो ब्रह्मोस, क्या ये क्या बोलते हैं इसको? बोफोर्स। बोफोर्स जो आपकी तोप है, ये हमने स्वीडन से खरीदी थी। प्रधानमंत्री थे आपके जो वो राजीव गांधी, है ना। इसमें क्या है कि हमने खरीदा था, उसमें गफलेबाजी हुई थी, हमें महंगे भाव में दी गई थी, तो वो काफ़ी होल लवा था। तो भारत ने ये कहा कि भैया हम देसी तरीके से बनाएंगे। बोफोर्स की जो हम खरीद रहे थे स्वीडन से, उसकी जो कैपेसिटी थी उस समय 27 किलोमीटर की थी। कितनी थी? 27 किलोमीटर की थी, परंतु हमने जो बनाई धनुष, कौन सी बनाई? धनुष। इस धनुष की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 42 किलोमीटर है। ऑटोमेटिक रूप से लोड होता है। आपने देखा होगा कि भाई पुरानी फिल्मों में या फिर किसी रील वगैरह में, किसी वीडियो में, कि भैया तोप वगैरह जो होती हैं उनमें गोले यूँ भरने पड़ते हैं और फिर यूँ फायर करते हैं, 4-5 आदमी लगे हुए रहते हैं। पर यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि धनुष के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है पूरा सिस्टम, किसी को लगने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में आप बटन दबाओ और कंप्यूटर से ही पूरा काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो बैरल है, बैरल का मतलब है ये जो पाइप सी है ना आगे, इससे कितने ही गोले दाग दो ये गर्म नहीं होती। एक खासियत ये भी है इसकी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर जो है वो दुर्गम स्थान पर इसको ले जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें नहीं है बोफोर्स के अंदर। बोफोर्स का बैरल भी गर्म हो जाता है, इसको हर कहीं नहीं ले जा सकते। अब जो ये आपकी धनुष है, इस धनुष की तो ये कंडीशन है, इसको चाहे आप दलदली भूमि पर ले जाओ, रेगिस्तान में ले जाओ, पत्थर वाली जगह पर ले जाओ, सभी जगह ये काम कर जाएगा और बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम करेगी। तो रेंज कितनी है? 42 किलोमीटर। अभी चर्चा में क्यों है? अभी इसलिए है कि जबलपुर के अंदर गन कैरिज फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जो इसका निर्माण करती है। इसके द्वारा इसका उन्नत संस्करण जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है, या उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो रेंज जो है इसकी बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 42 किलोमीटर के आसपास में कर दी गई है। ठीक है, धनुष का मैंने बता दिया, कंप्यूटराइज्ड है ही, स्वचालित है, मतलब ऑटोमेटिक है, और लंबी रेंज की है। कितनी है? 42 किलोमीटर। कितनी है भैया? 42 किलोमीटर है। ठीक है,
इसके अलावा इसे दिन में चला सकते हैं, रात में चला सकते हैं, कहीं पर भी आराम से कई कई घंटों तक इसे जो है फायरिंग की जा सकती है। और क्योंकि ये बोफोर्स की कंसेप्ट पर आधारित थी परंतु उससे बेहतर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, देसी बोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देसी बोफोर्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है, एक सम्मेलन हुआ है कहाँ पर? बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर इसका जो है वो आयोजन किया गया है। इसका नाम क्या है? सेकंड अंतरिक्ष यान मिशन संचालन सम्मेलन। ठीक है। थीम की अगर हम बात करें तो इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट एंड जनरेशन। क्या याद रखनी है? दो चार नाम पकड़ जाना। इनोवेटिव हो गया, सस्टेनेबल हो गया और जनरेशन हो गया। ठीक है। इसके आयोजक मुख्य रूप से इसरो के द्वारा की गई है। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा जो है इसकी स्थापना जो आयोजन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना एएसआई और आईडब्ल्यू, ये नाम ध्यान रखने के ना, केवल ये छोटे वाले नाम ध्यान रखना, एएसआई और इसरो और आईडब्ल्यू। फिर आपको ध्यान है पाकिस्तान के द्वारा भी एक जो है वो क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है जिसको नाम क्या दिया है? तैमूर। किलोमीटर रेंज की बात करें तो 600 किलोमीटर है ही, और अपने साथ में ये कितना विस्फोटक सामग्री ले जा सकता है? 400 से 450 किलो केजी तक। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया ये जो मंथली पढ़ रहे थे उनको भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपके जो वो जो मंथली करंट अफेयर था उसमें हमने शामिल नहीं की। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि अक्सर क्या होता है जब संसद के अंदर आपके सेशन चलते हैं, सत्र चलते हैं, जैसे अभी बजट सत्र चल रहा था, उस समय कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक मंत्रालय के मंत्री के द्वारा, जो मंत्री होते हैं मंत्रालय के, उनके द्वारा क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह देंगे कि भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्य किए गए हैं। ठीक है। अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित मंत्री है, जैसे अभी जितेंद्र जी हैं, उनके द्वारा रिप्लाई दिया जाता है कि भैया हमने पिछले 5 साल में इतना काम किया है, आगे वाले समय में इतना करेंगे, हमने इतना फंड अलोकेशन किया है, इस प्रकार से रिप्लाई दिया जाता है। अक्सर होता क्या था कि करंट अफेयर के अंदर हम ऐसे जो क्वेश्चन थे वो छोड़ देते थे। ठीक है। अब क्या हुआ, आरपीसी ने वहां से भी प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण बताता हूँ, अभी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर हुआ है, सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम कब हुई है? 5 अप्रैल को लेटेस्ट एग्जाम है। इसके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई दिसंबर 2020 से 25 तक कितना, 20 से 25 तक 22 उपग्रह लॉन्च किए गए। इनमें से कितने तो संचार के हैं और कितने नेविगेशन के? यदि आप पीआईबी पे जाओगे, यदि आप पीआईबी की साइट पे जाओगे तो दिसंबर महीने में एक क्वेश्चन पूछा गया था ये, और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि भी दिसंबर में 2020 से लेकर दिसंबर 2025 तक इसरो के द्वारा कुल कितने 22 उपग्रह हैं। ये आरपीएससी ने पहले ही बता दिया। यहाँ पर संचार के कितने हैं? 4 संचार के हैं और 2 नेविगेशन के हैं। 4 संचार के हैं और 2 नेविगेशन के। ऑपरेशन इस क्वेश्चन का जो है वो कितना हो जाएगा आंसर? एक जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो संसद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संसदीय प्रश्न होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आप जो है संसद के जो प्रश्न है अप्रैल महीने में जितना कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है वो हम देख लेते हैं। एक तो बार बार में जो है वो युवा विज्ञानी कार्यक्रम यूवी का, इसके बारे में जिक्र किया गया है। अब क्योंकि ये 2019 में इसरो के द्वारा जारी किया गया था, पर क्योंकि ये चर्चा में रहा है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कक्षा 9 के जो बच्चे हैं, कक्षा 9 के जो बच्चे हैं, और कितने, प्रत्येक राज्य से तो 10 और केंद्र शासित प्रदेश से 8, मतलब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से एक राज्य के 10 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है युविका विज्ञान कार्यक्रम के तहत। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहां से कितने सिलेक्ट होते हैं? 8। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इतने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें ग्रामीण और रिमोट एरिया है, मतलब जो गांव में रह रहे हैं, दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हैं, उनमें से उनको जो है वो 15% का कोटा यहाँ पर दिया जाता है। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, रेजिडेंशियल ये कार्यक्रम है, इसमें बच्चों को भविष्य में आपको किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करना है, उनकी जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, जिज्ञासाओं को का जो सॉल्यूशन है वो उपलब्ध कराना है। मतलब कुल मिला के बात ये साइंस और टेक्नोलॉजी उनके दिमाग में डालनी है ताकि उनको ये रहे क्लियरिटी कि भाई मेरे, मैं जो है वो मिसाइल मैन भी बन सकता हूँ, मुझे मेरे द्वारा मिसाइल बनाई जा सकती है, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर सकता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में काम कर सकता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी में कर सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकता हूँ, मशीन लर्निंग में कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की अवधारणाएं उसके दिमाग में डाली जाती है। कक्षा 9 का बच्चा होना चाहिए। ठीक है। संसदीय प्रश्नों की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि पिछले 13 साल, पिछले 3 वर्ष में 13 उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए गए हैं।
ये कुछ जानकारियां हैं, अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से पूछी गई थी, मैं एक जगह पर आपको कंसाइज करके दे रहा हूँ। तो इसमें कहा गया है कि भैया पिछले 3 वर्षों में भारत से इसरो के 13 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। मेसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा पिछले 3 वर्ष में कितने व्यावसायिक आधार पर 49 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना 3 उपग्रहों की यहाँ पर चर्चा की गई है, GSAT-N2, CMS-03 और NVS-01। इनका अगर आपसे पूछेगा तो उपयोग पूछ सकता है, जैसा टेलीकॉम PSI की भर्ती जो 9 तारीख को हुई थी ना, 9 नवंबर को, उसमें पूछा था। तो इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि भाई GSAT-N2 का काम क्या है, तो ये क्या है, ब्रॉडबैंड के काम आता है। GSAT-N2 किसके काम आता है, ब्रॉडबैंड के काम आता है। CMS-03 जो है वो किसके काम आता है, संचार के या कम्युनिकेशन के काम आता है। ठीक है, और NVS-01 जो है वो नेविगेशन के पोजिशनिंग के काम आता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे GSAT यहाँ पर दे दिया, ठीक है, CMS-03 आ गया और NVS-01 आ गया। अब इनके यूज पूछ लेगा आपको कि GSAT का जो है वो आपका ब्रॉडबैंड के लिए है, ठीक है, CMS-03 जो है वो संचार के लिए है और NVS जो है वो नेविगेशन के लिए है। इस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आपको सूची 1 है ना, 1 को कॉलम 2 से मिला सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और वापस से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो है यहाँ पर कहा गया है कि 2047 तक हम अंतरिक्ष की परिकल्पना है, मतलब किस प्रकार से अंतरिक्ष में काम करेंगे वो बताए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2040 तक, मतलब 2040 तक की परिकल्पना रखी है और 2027 में 47 में हमने कहा है कि स्टेशन की स्थापना कर देंगे। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का हमने वेंचर कैपिटल फंड की स्थापित किया है और 500 करोड़ रुपए का हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी एडोप्शन फंड किया है। बेसिकली टेक्नोलॉजी एडोप्शन फंड जो है वो स्पॉन्सर करता है जो नए स्पेस के जो आपकी स्टार्टअप हैं उनको। ठीक है, अगर मान लो कोई भी स्कूल का बच्चा है वो अगर चला, आगे हम देखेंगे स्कूल के बच्चे भी आजकल जो है वो सैटेलाइट वगैरह उपग्रह वगैरह लॉन्चिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको फंडिंग उपलब्ध करवाई जाए ताकि जो है वो लैब से डायरेक्ट मार्केट में प्रोडक्ट आ सके। ठीक है, तो 5,000 करोड़ रुपए का तो किसके लिए है, वेंचर कैपिटल, और 500 करोड़ रुपए का है टेक्नोलॉजी एडप्शन फंड का। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वहाँ पर लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी और पहले चरण में ऐसी 7 विश्वविद्यालयों के अंदर, 7 यूनिवर्सिटियों के अंदर जो अंतरिक्ष से संबंधित लेबोरेटरी हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनकी स्थापना यहाँ पर की जाने वाली है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया ही है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सरल एआई। सरल एआई जो है ये निर्माण किया गया है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा। बेसिकली ये जो है वो एआई आधारित प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करेगा, आपकी टेक्नोलॉजी से संबंधित और डेवलपमेंट से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको सरल भाषा में, कितनी 18 अलग अलग भाषाओं के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके और छोटे छोटे पॉडकास्ट और वीडियो के रूप में उनको प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, ई सेफ हर, ये जो है सीडेक हैदराबाद के द्वारा एक प्रोग्राम जा रहा है जिसके तहत क्या किया जाएगा, ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं को डिजिटल इकोसिस्टम से सुरक्षित और आत्मविश्वास से संबंधित सक्षम बनाया जाएगा। कुल मिलाकर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित यहाँ पर जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध की जाएगी ई सेफ हर के द्वारा। ठीक है, और ये आपको मैंने बताया कि प्रमुख गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंड ये तंजानिया के अंदर जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई तंजानिया के अंदर किस INS की जो है वो तैनाती की गई है, तो INS है त्रिकंड, ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती करने वाला एक प्रमुख आपका जहाज है। ठीक है, ये चीज़ें वन लाइनर में मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि PIB में इनका बार बार जिक्र हुआ है, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो पता होना चाहिए। फिर त्रिकोष्ठ रण संवाद है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, बेंगलोर के अंदर किया गया है। हिंद महासागर में सागर पोत मिशन के तहत आपका जो है वो INS सुनैना है, इसकी जो आपकी क्या की गई है, मालदीव में पोस्टिंग की गई है, मतलब मालदीव जाके है INS सुनैना। आपको केवल ध्यान रखना INS सुनैना मालदीव, INS त्रिकंड कहाँ है, तंजानिया है, केवल इतने ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, और INS त्रिकंड का मैंने ये बता ही दिया आपको। फिर आपको ध्यान रखना 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट भारत की पहली कहाँ पर स्थापना की जा रही है, ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है,
इसके अलावा आपको ध्यान रखना है धोलेरा के अंदर पहले चिप फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो चिप्स से संबंधित जो फैब्रिकेशन का काम होगा, मतलब चिप को बनाना है, उसको कोडिंग करना है, उसको जो उसकी मार्केटिंग करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी धोलेरा के अंदर। ठीक है। और 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है, ये कहाँ पर बनाई जाएगी? आपकी भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। तो ये हमने अप्रैल महीने का करंट अफेयर पढ़ा है। उसके बाद में हम बात करते हैं मार्च की। मार्च में आपको ध्यान रखना है क्रायोजेनिक इंजन है, इसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। और क्रायोजेनिक इंजन जो है बेसिकली थ्रस्ट देने का काम करता है, मतलब जो रॉकेट स्पेस में जाती है उनको तीव्र गति देने का प्रयास करता है। ठीक है। तो सी का मतलब क्रायोजेनिक और ई का मतलब इंजन। CE-20 है, इसका सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी क्षेत्र में। थ्रस्ट की बात करें तो 22 टन थ्रस्ट यहाँ पर पैदा हुआ है। और परीक्षण की बात करें तो 165 सेकंड इस परीक्षण का जो है वो लगातार तरीके से किया गया है। ठीक है। रॉकेट LVM-3 के अंदर इसके जो है वो आपके ध्यान रखना उपयोग किया जाएगा। LVM-3 जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। और इसका जो है आपको ध्यान रखना, अभी अभी ब्लू बर्ड, काफी बार क्वेश्चन भी पूछा गया इसका। तो ब्लू बर्ड जो है इस मिशन में इसकी इस्तेमाल किया गया था। भविष्य में जो गगनयान मिशन होगा, गगनयान मिशन के अंदर भी इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण यह LVM-3 व्हीकल है। ये जो है वो बहुत बड़ी कैपेसिटी के अंदर वजन ले जाने में स्पेस के अंदर सक्षम है। ठीक है। तो इसरो के द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? CE-20। CE का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन और 20। ठीक है। नेक्स्ट है DRDO के द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS, इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा चांदीपुर में। कहाँ पर किया गया है? ओडिशा चांदीपुर में किया गया है। आपको तो ध्यान होगा कि अभी जैसे ये चल रहा है, ईरान वाला जो हमला चल रहा है, उसमें हुआ क्या है? ईरान ने छोटे छोटे ड्रोन, छोटी छोटी मिसाइलें दागी है और अमेरिका उधर से अब दाग रहा है बहुत बढ़िया, वजनदार, भारी, एक्सपेंसिव। ठीक ऐसा ही कंडीशन हमें जो है वो पाकिस्तान वाला जो इस सिंदूर वाला ऑपरेशन हुआ था इसमें देखने को मिला कि हम तो बड़ी बड़ी मिसाइल छोड़ रहे थे, उधर से ड्रोन आ रहे थे छोटे छोटे। तो होता क्या है, आप इस तरीके से मान के चलो कि कोई आदमी आपके सामने तलवार लेके भाग रहा है और आप उसको सुइयां चुबो चुबो के मार रहे हो, है ना? तो ये खर्चा कम हो, कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी हमें छोटी रेंज की मिसाइल चाहिए, छोटी मिसाइल चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इसका सफल परीक्षण के द्वारा किया गया है DRDO के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा के अंदर। ठीक है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 8 किलोमीटर तक जाती है। हमारे पास में 3500 की तो है, मैंने आपको क्या बताया था, K5 और K4 उनकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर की। और मेरे को एक बात बताओ, जब हमें काम ही 10 किलोमीटर में करना है, हमें जो है वो मिसाइल गिरवानी 10 किलोमीटर में है, तो ऐसी कंडीशन में 3500 किलोमीटर वाली का खर्चा क्यों करेंगे हम? ऐसी कंडीशन के लिए यहाँ पर 8 किलोमीटर रेंज वाली ये जो मिशन या फिर मान लें कि मिसाइल प्रणाली है, इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर की गई है। ठीक है। एल्टीट्यूड 4.5 किलोमीटर का है। एल्टीट्यूड का मतलब है जैसे यहाँ से दागी है और ये इस तरीके से जा रही है, ये वाली जो एरिया है, टॉप जो है, टॉप ऊंचाई है, ये कितनी है? 4.5 किलोमीटर। ठीक है। और मानव चलित है, वायु रक्षा प्रणाली है, मतलब मानव के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ADC 150, DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। ADC का मतलब है एयर इम्पैक्ट इम्पेबल कंटेनर, ADC 150। बेसिकली होता क्या है कि आप ये मान के चलिए कि समुद्र के अंदर कोई भी जहाज खड़ा है और वो बहुत बड़ा जहाज है, उस जहाज को कुछ आवश्यकता है मेडिकल की या फिर रसद से संबंधित, खाने से संबंधित कोई सामग्री, सामग्री तो चाहिए हमें, मान लो कि 5 लाख रुपए, कोई भी XYZ कुछ भी मान सकते हैं, मान लो हमें सहायता चाहिए 5 लाख रुपए का कोई इक्विपमेंट, और उसको यहाँ बंदरगाह पर लाने लाने में इससे डबल खर्चा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में छोटा जो है एक साधन हमें जो है वो उपलब्ध करवाया गया है, ADC 150। ठीक है। अब इसका जो है वो ध्यान रखना है, P-8 विमान के द्वारा इसका उपयोग किया गया है। और इस तट से सैकड़ों मूल दूर जो तैनात नौसैनिक हैं उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं? दवाइयाँ हैं, कलपुर्जे हैं, अन्य सामग्री जो है यहाँ से पहुँचाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टिल्थ युद्धपोत F1 तारागिरी, मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में पूरा का पूरा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है INS कोऑर्डिनेट। INS कोऑर्डिनेट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर गुजरात से रवाना हुआ था, और कहाँ के लिए? ओमान के लिए। ओमान के लिए रवाना हुआ है। इसकी खासियत
बात क्या है कि जैसे जनरली होता क्या है कि हम अभी जैसे मैंने तारागिरी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी प्रकार से जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि कौंडिन्य क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। जब पुराने समय में ये कंडीशन होती थी कि जहाज बनाने के लिए हम लकड़ी के फंटे इस्तेमाल करते थे। अब वो जो फंटे हैं उनको जोड़ने के लिए रस्सियाँ वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली जो हमारी पुरानी किताबें हैं, एंसेंट हमारा नॉलेज है, उसके आधार पर इसका जो है वो निर्माण किया गया है। ठीक है। कौंडिन्य की जो आपकी जो संरचना की गई है या फिर जो निर्माण किया गया है, वो अजंता की गुफाओं से इंस्पिरेशनल है। 5वीं शताब्दी के अंदर वहाँ पर जो फोर्टवे बनी है, भित्ति चित्र बने हैं, उनके आधार पर इसका निर्माण किया गया है। अब हुआ क्या कि इसको 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से रवाना किया है और ये अरब सागर होते हुए कहाँ पर गया है, कबूस मस्कट ओमान में। ठीक है। 14 जनवरी को ये ओमान पहुंचा और वहां से फिर वापस आकर 2 मार्च को मुंबई में आ गया। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ध्येयवाक्य की बात करें तो यह है कौंडिन्य पलवते यशः। कौंडिन्य पलवते यशः। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूविका कार्यक्रम बताया था। कक्षा 9 के जो बच्चे हैं उनमें साइंस के प्रति इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमने जो है यूविका प्रोग्राम चलाया। उस समय मैंने बताया कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके द्वारा भी आजकल उपग्रह, सैटेलाइट, रॉकेट से कार्य किए जा रहे हैं। इसी का एक जो है परिणाम हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तमिलनाडु के अंदर कक्षा 11 के बच्चे हैं, उन्होंने एक जो है वो क्या बनाया है, विको सेट वन नाम करके एक मिनी सैटेलाइट बनाई है। और इसकी खासियत क्या है कि समताप मंडल में इसकी स्थापना की गई। समताप मंडल में जो हमारी वायुमंडल की दूसरी लेयर है समताप मंडल, उसमें इसकी स्थापना की गई है। और वो स्थापना किसके द्वारा की गई है, हीलियम के गुब्बारों द्वारा। अगर आपने मेलों में 26 जनवरी के आसपास, 15 अगस्त के आसपास देखा होगा कि एक गुब्बारा होता है, उसमें हम गैस भर देते हैं और वो ऊपर उड़ जाता है। उस प्रकार के हीलियम वाले जो गुब्बारे हैं, उनकी सहायता से इसको समताप मंडल में स्थापित किया। सैटेलाइट का नाम क्या है, मिनी सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है, विको सेट वन। क्या नाम है, विको सेट वन नाम है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता के अंदर 30 मार्च को, कब, 30 मार्च को GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, इसके द्वारा एक जो है वो बनाया गया था सर्वेक्षण पोत विशाल संशोधक। संशोधक जो है बेसिकली काम क्या करेगा, डाटा कलेक्शन करने का काम करेगा। तो जलीय क्षेत्र है, तो जलीय सीमाएं हैं, वहाँ पर कितने बंदरगाह हैं, कौन कौन से वहाँ पर जो है वो जहाज आते हैं, कितना इंपोर्ट होता है, तो समुद्र के अंदर क्या कुछ सर्वे करने हैं, वो सारे के सारा डाटा कलेक्शन वगैरह करने का काम किसका है, आपके सर्वेक्षक का है। ठीक है, आ गई बात समझ में। इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है, 4 बड़े सर्वेक्षण के लिए हमने 2018 में आपका कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसके तहत ये चौथा है। कौन सा है, चौथा है। इनसे पहले 3 और कौन कौन से शामिल हुए हैं, तो आईएनएस संध्याक हुआ है, निर्देशक हुआ है और इक्सक हुआ है। इक्सक को हमने 2025 दिसंबर के अंदर और नवंबर के अंदर दोनों महीनों में बताया। तो साथी जुड़े हुए हैं, को पता है कि 2025 में हमने इक्सक के बारे में खूब पढ़ा है कि क्या इसका नाम है, निगरानी करने वाला। ठीक है, इस प्रकार से तो ये 4 के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, 2018 के अंदर, और इसमें कौन सा है, चौथा है। ठीक है, नाम क्या है, संशोधक। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मालवहन। मालवहन जो है वो 8 उथले पोत के अंदर दूसरा युद्ध पोत है। उथले पोत का मतलब ये है, उथले जल के अंदर जो पोत होते हैं, मतलब ये कम पानी के अंदर भी चल सकते हैं। ठीक है, अक्सर होता है कि बड़े जो जहाज होते हैं वो कम पानी के अंदर तैर नहीं सकते, वो नीचे टच हो जाएंगे, इतना वजन होता है उनके पास में, क्षेत्र होता है उनके पास में। तो ये मालवन जो है ये उतने पानी के अंदर, मतलब कम पानी के अंदर भी क्या कर सकता है, चल सकता है। ठीक है, 31 मार्च को इसको नौसेना में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के जो तटीय शहर है मालवन, इसके नाम पर इसको रखा गया है। यार्ड 1280 या सची, ये सची जो है ये पौराणिक कथाओं से इसका नाम लिया गया है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेट्रोल जहाज का पहला क्या है, जहाज है, पेट्रोल श्रेणी का क्या है, पहला जहाज है। ठीक है, लॉन्च जो 31 मार्च को किया गया था GSL सोबती के द्वारा, और नामकरण जो है इसका पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नौका एग्रे। एग्रे जो है ये कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है मार्च महीने के अंदर। 8 पनडुब्बियों में ये कौन सा है, चौथा है। निर्माण किसने किया है, GRSC ने किया है। 77 मीटर लंबा है। पूर्ववर्ती INS एग्रे, मतलब इससे पहले जो INS एग्रे था उसको हमने रिटायर किया है 2017 में, और उसी के नाम पर हमने नया जो आपका क्या बनाया है, नौसेना के अंदर एक जहाज बनाया है, नौका एग्रे। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है INS दुनगिरी।
इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो इम्पोर्टेंट है कि आईएनएस दोनगिरी जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा था लॉन्चिंग के। ठीक है, तो इसे 30 मार्च 2026 को कोलकाता के अंदर शामिल किया गया है। निर्माणकर्ता की बात करें तो वही जीआरएससी है। नीलगिरी श्रेणी का ये कौन सा है? पांचवा। नीलगिरी श्रेणी का कौन सा है? पांचवा है। और इस श्रेणी के अंदर बात करें, मतलब स्टील्थ श्रेणी की बात करें, तो ये कौन सा है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। देखो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये सेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों के लिए टफ रहता है। टीचर के लिए भी टफ है और स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा जो है वो लेंदी, टफ तो नहीं मान सकते पर थोड़ा सा लेंदी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि टीचर को तो इसमें बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ती है। आप यकीन मानिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्लास 2-3 दिन लगातार जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में ये कंप्लीट मैटर तैयार हुआ है। में न जाने कितनी तो हमें वेबसाइट खंगालनी पड़ती हैं, न्यूज़पेपर है, आर्टिकल अगर कोई आ रहा है तो वो सारी चीज़ें, इतना कुछ डाटा कलेक्शन का हमें करना पड़ता है। अलग अलग विभागों की रिपोर्ट होती है, जैसे स्पेस है, अंतरिक्ष विभाग की देखिए, रक्षा विभाग की देखिए, बायोटेक्नोलॉजी वालों की देखिए, जो अंतरिक्ष और विज्ञान विभाग है उसकी देखिए। इस प्रकार से जो है हम अलग अलग डाटा से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ये क्लास बनती है। बच्चे के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि अब स्टिल्थ वाटर क्या होता है, आइनस क्या होता है, आइनस वी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो समझानी पड़ती है उसको। उसने कभी सुनी नहीं है। स्पेस वाली बात तो हम करते ही नहीं है स्कूल में, स्पेस के अंदर। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा टफ रहता है, पर आपको याद जरूर करना है, क्योंकि यहाँ से आप डेफिनेटली मानिए कि जितने भी चरण में जीके जीएस का पेपर होगा, सभी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। पिछली बार भी आए थे। और आपके तो सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखा है, आप ये मानिए कि सिलेबस में नहीं है, केवल करंट अफेयर लिख रखा है, उनके आ ही रहे हैं तो आपके तो आने ही आने हैं। ठीक है। दूनगिरी जो है इसको ध्यान रखना है कि इससे पहले भी दूनगिरी था, जिसे हमने 33 वर्ष बाद में 2010 में क्या कर दिया है? रिटायर कर दिया है। के अंदर ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें लगी हैं, उनमें से 75% जो है हम देसी चीज़ें लगा रहे हैं। कितने लगा रहे हैं? देसी चीज़ें लगा रहे हैं। और प्रोजेक्ट 17 के तहत इसको शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 17 के तहत इसको शामिल किया गया है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी विशेषताओं की बात करें तो भैया, विशेषता में आपको ध्यान रखना है, डीजल और गैस टरबाइन से ये इंजन चलता है इसका, संयुक्त रूप से, मतलब डीजल से भी चल सकता है और गैस से भी चल सकता है। इसके अलावा कौन कौन से हथियार यहाँ पर तैनात किए गए हैं? तो ब्रह्मोस है और एम फास्टर है, 76, मतलब ये कुल मिला के ये 2-4 हथियार हैं, ये यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि फेस्ट साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? 15 मार्च 2026 को धोलेरा, गुजरात में। केवल ये वन लाइनर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि निजी क्षेत्र का दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन स्थापित कर रहा है? तो वास्ट स्पेस, ये अमेरिका की एक कंपनी है, वास्ट स्पेस के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2027 में, कब? वर्ष 2027 के अंदर एक स्पेस स्टेशन की स्थापना की जा रही है। और ये निजी क्षेत्र का, मतलब प्राइवेट सेक्टर का ही अपने आप में पहला स्पेस सेंटर रहने वाला है। ठीक है। नाम क्या रहेगा? तो हेवन वन। क्या नाम रहेगा? हेवन वन इसका जो है वो नाम रहने वाला है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि केरल की एक स्टार्टअप कंपनी है, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन, इस कंपनी के द्वारा एक प्रिंटर बनाया गया है जिसको नाम क्या दिया गया है? अकाशा 300। अकाशा 300 3D प्रिंटर है ये। मतलब अगर आप ये कहोगे ना कि भैया इस रिमोट को बना के दो, तो ये प्रिंट कर देगा, 3D प्रिंट करेगा। अपन जो इस्तेमाल करते हैं वो कागज पर, वो कौन सा होता है? 2D प्रिंट होता है। ठीक है। इसकी खासियत क्या है? प्रिंट होने के बाद में क्या कुछ होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल ग्रेड का है। इंडस्ट्रियल का मतलब है इससे जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, इससे जो किसी भी संरचना का अगर जो है वो प्रिंट लिया जाएगा, तो उसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। एक कंडीशन। दूसरी ये है कि इसके जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे? सर्वाइव कर जाएंगे। तो इसका जो इस्तेमाल है वो अंतरिक्ष के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रिंटिंग करने के लिए, अब एक तो होता है रॉकेट हम बना दें, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि प्रिंट कर दें। डायरेक्ट है, कंप्यूटर में बढ़िया सा डायग्राम बनाया और प्रिंट की कमांड दी, और जैसे हमारा प्रिंट आउट निकलता है, फोटोकॉपी निकलती है, उसी प्रकार से एक रॉकेट बन जाएगी। कितना आसान हो जाएगा काम। ठीक है। तो नाम क्या है? अकाशा। कंपनी कहाँ की है? केरल की है। ठीक है। और नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, पोर्ट रिफ्यूजी बनाए गए हैं। भारत में पहली बार क्या हुआ है? पोर्ट रिफ्यूजी बनाए गए हैं। पोर्ट रिफ्यूजी का मतलब है कि अगर इमरजेंसी की कोई कंडीशन हो जाती है, तो ऐसे बंदरगाह जो एनी टाइम तैयार रहते हैं रिपेयरिंग के लिए, कोई भी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए। मान लो कोई जो तेल का, अब आजकल आपको पता है कि तेल की किल्लत चल रही है, ईंधन की किल्लत चल रही है, ऐसी कंडीशन में
1500 करोड़ रुपए का अगर वहां से क्रूड ऑयल आ रहा है और ऐसी कंडीशन में अगर उसमें आग लग गई तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा। इसके लिए यहाँ पर दो पोर्ट हैं, उनको लिस्टेड किया गया है। एक तो आपका दीघी बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट पर है, अरब सागर के आसपास में, और एक आपका है गोपालपुरा बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी में मलक्का स्ट्रेट रूट के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर पुनर्योजी कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा केंद्र बनाया गया। पुनर्योजी कोशिकाएं जो हैं ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो उपयोग आती हैं वो कार्ट टी, CAR-T सेल थेरेपी के अंदर आते हैं, और इसका जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा किसमें किया जाता है, कैंसर के अंदर। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पुनर्योजी कोशिकाओं के लिए एक सेंटर की स्थापना की गई है, और उस सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है, तमिलनाडु, सॉरी तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर की गई है। ठीक है, इसी दौरान आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, किताबों वाला आपके टॉपिक चल ही रहा है, टॉपिक हो गया किताबों वाला, उसमें एक ध्यान रख लेना कि PPN नमपुरी, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स, इसका विमोचन भी इस पूरे प्रोग्राम के दौरान किया गया है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है। मार्च 2026 में बायरेक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इसका 14वां स्थापना दिवस था, और इसके उपलक्ष्य में अर्थव्यवस्था रिपोर्ट IBER जारी की गई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2014 में हम बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित 10 अरब डॉलर का हमारा जो क्षेत्र था वो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 195.3 कर दिया है। तो लगभग 19.5% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। 2025 में बात करें तो 18% की वृद्धि देखने को मिली है एक वर्ष में, जो कि अब तक की सर्वाधिक है। क्या ये डाटा पूछे जा सकते हैं? तो अगर कहीं क्वेश्चन अटका दिया, आप एक बात मान के चलो, अगर कहीं अटकाने पे आ गया तो अटका सकता है ना आपको, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि देश में 11,855 पंजीकृत स्टार्टअप हैं किस क्षेत्र के अंदर, जैव प्रौद्योगिकी के, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, 2025 की बात करें तो 1780 नए स्टार्टअप बने हैं। पेट्रोल में ये तो छोड़ो, 2030 तक क्या है, हमने ये कहा कि दो भारत का लक्ष्य क्या है, 2030 तक 300 अरब डॉलर की हम क्या कर दें, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित काम करें। अभी कितना है, 195, अभी कितना है, 195 है। 2026 की बात करें तो 195 है। 2030 तक का हमारा टारगेट जस्ट जो है वो, मतलब आप ये मानिए कि 300 अरब डॉलर का है। और 2047 तक, 2047 तक हमारा टारगेट है कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हम जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर जैव अर्थव्यवस्था यहाँ पर बना दे। आगे बात समझ में। तो अप्रैल का हमने पढ़ लिया है, मार्च का हमने पढ़ लिया है, अब हमारे महीने बचते हैं दो, फरवरी और जनवरी, जिसमें से मैं ये मानता हूँ कि मार्च और फरवरी के जो महीने हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाए। जैसे अब अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम था, अप्रैल के एग्जाम था ना, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब वो साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह या अन्य करंट अफेयर के हैं, जनवरी के आसपास के, जनवरी और फरवरी के आसपास। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना है। इसमें INS अंशदीप है। सबसे पहली बात, ये INS अंशदीप जो नाम है ये कैसे पड़ा, INS अंशदीप जो है वो पश्चिमी तट के ऊपर कर्नाटक के अंदर कारावार तट है, और वहां पर द्वीप है, और इस द्वीप का नाम क्या है, अंशदीप। इस द्वीप के नाम पर इसका नाम क्या रखा है, अंशद्वीप रखा है। इसकी खासियत क्या है कि 8 युद्धपोत वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का ये कौन सा है, तीसरा है। कौन सा है, तीसरा आपका युद्धपोत है। कितने हैं टोटल, 8। अंशद्वीप में 8 है, और 8, 8 में से कौन सा है, तीसरा है। पहले कौन से थे, INS अर्नाला और INS एंड्रोथ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। निर्माण किसने किया है, GRSC ने किया है। विशेषता क्या है, डॉल्फिन हंटर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अभय नाम करके इसमें एक वो रेडार लगाया गया है, और 80% इसका निर्माण जो है वो भारतीय स्वदेशी चीजों से किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, कृष्णा यार्ड 18,003 भी विषय बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, प्रशिक्षण के लिए। भैया मेरे को एक बात बताओ, खैर मास्टरों में तो नहीं होता प्रशिक्षण इतना, पर मतलब पहले ज्वाइनिंग से जस्ट पहले ट्रेनिंग नहीं होती, पर सब इंस्पेक्टर अगर कोई लग गया, IPS अगर कोई लग गया, IAS लग गया, RS लग गया, तहसीलदार लग गया, इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ना। RS हैं तो आपको OTS जयपुर के अंदर देते हैं, HCM रीपा के अंदर। अगर आप जो है वो IAS लग जाते हैं तो आपको लबसाना में देते हैं। अगर आप IPS लग गए तो हैदराबाद ट्रेनिंग आपको देते हैं। यदि आप सब इंस्पेक्टर लग गए, डिप्टी लग गए, तो आपको
पुलिस विभाग द्वारा जो है वो आरपीए जयपुर शास्त्री नगर में वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। तहसीलदार अगर आप लगते हो तो राजस्व विभाग द्वारा अजमेर में ट्रेनिंग की जाती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। आप एक बात बताओ, नेवी वालों को ट्रेनिंग नहीं देंगे क्या? नेवी वालों को ये नहीं कहेंगे कि भैया इस प्रकार की कंडीशन है तो आपको ऐसे काम करना है, अगर इमरजेंसी सर्विसेज आती है तो आपको किस तरीके से काम करना है। वो सारी की सारी ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, कृष्णा नाम करके एक जो है वो जहाज का निर्माण किया गया। विकासकर्ता की बात करें या इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एल&टी कंपनी के। ठीक है, 3 जहाजें टोटल इस प्रकार की बनानी है, जिसमें से ये कौन सी है, प्रथम है। 3 में कौन सी है, प्रथम है। 3 में कौन सी है, प्रथम है। ठीक है, इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि महिला कैडेट सहित जो भी मित्र देश हैं, मतलब हम अपने वाले तो करेंगे, इसके अलावा आसपास के जो लोग हैं उनको भी हम प्रशिक्षित कर देंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और इसको इंपोर्टेड लगा लेना, को इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि चांदीपुर ओडिशा में इसका प्रशिक्षण किया गया है। रेंज की अगर हम बात करें तो 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक का इसका जो रेंज दिखाया गया है यहाँ पर। पेलोड की क्षमता की बात करें तो 1.5 टन का ये वजन ले जा सकती है। कितना वजन ले जा सकती है, 1.5 टन का इस जो है वजन ले जा सकती है। ठीक है, और अग्नि मिसाइल को 2011 के अंदर पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ के अंदर गगनयान मिशन के तहत ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण किया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया, ड्रोग पैरासूट का कहाँ पर किया गया है, चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसके द्वारा किया गया है, विक्रम साराभाई केंद्र के द्वारा, एआरडी के द्वारा और टीबीआरएल, ये 2 कंपनियां हैं, ये भी इसके अंदर शामिल थी। और इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है रेल। भारतीय रेलवे भी इसमें क्या है, शामिल है। बेसिकली हुआ क्या कि मैंने आपको बताया कि भी पैराशूट वगैरह का सफल परीक्षण कर रहे हैं। जैसे अपन ने पहले भी बताया था कि पैराशूट है गगनयान वाला, कि नीचे ड्रॉप कर देंगे और फिर वो सफल परीक्षण हो जाएगा, लैंडिंग अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से ट्रेन के अंदर क्या किया गया है, जो आपके फाइटर जेट वगैरह है उनमें पैराशूट किस तरीके से खुलता है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए हमने क्या किया है, ड्रोग पैराशूट सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है, चंडीगढ़ के अंदर। किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका विक्रम साराभाई केंद्र के द्वारा, एडीआरडी के द्वारा, टीबीआरएल के द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि भैया यहाँ पर कर दिया है। फिर स्टार्टअप से संबंधित, विशेषकर स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी दी गई है, वही वापस से संसद के अंदर। तो ये कहा गया कि भी 2014 के अंदर जो है स्टार्टअप किस क्षेत्र में, स्पेस के अंदर, स्पेस से संबंधित जो स्टार्टअप थे वो कितने थे, एक, जिनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 400। एक से कितने हो गए हैं, 400 हो गए हैं। तो 2014 से लेकर 2026 तक लगभग 12 साल के अंदर हमने 1 से लेकर 400 तक का सफर। कुल निवेश की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, 500 मिलियन डॉलर की यहाँ पर निवेश किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है। आपको ये भी कहा गया है कि 135 उपग्रह यहाँ पर छोड़े गए थे, जिसमें से अभी एक्टिव कितने हैं, 56 हैं। अभी कितने एक्टिव हैं, 56 हैं। टोटल कितने छोड़े गए हैं, 135 छोड़े गए हैं। और ये 135 तो जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसरो की साइट पर अगर आप जाओगे, आपको जाना चाहिए, खुद से मेहनत करनी चाहिए। स्पून फीडिंग कब तक करोगे भाई, जैसे इसरो की साइट पे जाओगे, हाँ, इसरो की साइट पर जैसे ही जाओगे तो आपको जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएगी। हिंदी में कर ले, गतिविधियां हैं, गतिविधियां में संपन्न अभियान है, इसमें जैसे ही आप जाते हो तो आपको यहाँ पर सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। जो मैंने आपको 135 वाली बताई थी वो डाटा आ गया है यहाँ पर। इसके अलावा लॉन्च मिशन कितने हैं, गगनयान मिशन के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, निजी कंपनियों के द्वारा कितने छोड़े गए हैं, विदेशी उपग्रह कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध रहती है। जैसे अंतरिक्ष यान मिशन है, ये देखो, ये सारी की सारी सेटेलाइट दे रखी है पूरी की पूरी। बस इस प्रकार से जो है आपको साथ में देखते हुए चलना है। तो इसमें क्या कहा गया, 135 थे, जिसमें से 56 अभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, 6 गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, मतलब निजी संस्थाओं के द्वारा छोड़े गए हैं, और 18 उपग्रह ऐसे हैं जो सफलतापूर्वक कक्षा के अंदर प्रक्षेपित कर दिए गए हैं, 6 अलग अलग भारतीय संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, ये भेल कंपनी के द्वारा मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी एआई आधारित स्थापना की गई है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर स्थापना की गई है, बेंगलुरु के अंदर। तो होता क्या है कि जैसे रॉकेट के अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह बनते हैं और फिर उनकी असेंबलिंग होती है। भेल जो कंपनी है, नवरत्न कंपनी है भेल, और इसके द्वारा ये कहा गया है कि भैया आप जो असेंबलिंग हम कराएंगे उसमें एआई का इस्तेमाल हम करने वाले हैं।
और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के द्वारा मरीन जेट पावर इंडिया की नई वाटर जेट उत्पादन परीक्षण सुविधा जो है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? गोवा के अंदर। तो वाटर जेट उत्पादन एवं परीक्षण सुविधा एक जगह पर जो है वो की गई है। तो इसका मतलब ये है कि कोई जहाज है उसका अगर यहाँ पर ही निर्माण किया गया है तो उसका टेस्टिंग वगैरह करना, पूरा का पूरा परीक्षण करना, कोई भी प्रकार का परीक्षण, तो वो कहाँ पर तुरंत उसी सेम जगह पर किया जा सकता है। और ऐसा करने वाला भारत अपने आप में तीसरा देश है विश्व, इसलिए ये जरूरी है। अगर ये वाली न्यूज़ नहीं आती ना इतनी, तो फिर आपको जो है वो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। पर क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है और वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, तुलनात्मक रूप से ये बता रहे हैं कि भैया भारत के विश्व के अंदर तीन ही ऐसे देश हैं जिसमें एक तो आपका अमेरिका शामिल है ही, इसके अलावा जो है दक्षिणी कोरिया है और इसके बाद में भारत है। ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने वाला, मतलब निर्माण भी एक जगह हो रहा हो और फिर उसकी टेस्टिंग भी वहीं पर हो रही हो, ऐसा करने वाला भारत अपने आप में तीसरा देश बन गया है। पहले दो कौन से हैं? अमेरिका और साउथ कोरिया। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देख लो, मैं तो आपके सामने ही बता रहा हूँ। देखो, निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग सफलता प्राप्त नहीं की है? इस प्रकार से आपको नाम दे देंगे, इसी प्रकार आपको जो प्रोडक्शन और टेस्टिंग का दे देंगे। ठीक है, फिर उसमें अमेरिका का नाम आ जाएगा, जर्मनी का आ जाएगा, यहाँ पर जो है वह काट काट कर आपको दे देंगे, मान लो दक्षिणी कोरिया है। तो कौन सा नहीं है बताओ? यहाँ पर भारत दे देंगे। कौन सा नहीं है? इसमें आपको ध्यान रखना है, फिर जर्मनी कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना, दो ऐसे देश कौन से हैं? भारत है और दक्षिणी कोरिया है। ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीसी के द्वारा एग्जाम में पूछा। अभी मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ भैया? आपको भी क्वेश्चन उपलब्ध कराए, मैंने बहुत पहले कहना स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन सोल्व करो, उससे ही आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है हमारा जब बच्चा जन्म लेता है, जब गर्भ में होता है, डिलीवरी होती है, उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें टीकाकरण लगते रहते, टीकाकरण प्रोग्राम के तहत टीके लगते रहते। उसी के अंदर एक लगता है टीटी। कौन सा टीका लगता है? टीटी, टिटनेस टॉक्साइड। कौन सा टीका लगता है? टिटनेस टॉक्साइड लगता है। अब होता क्या है कि टिटनेस टॉक्साइड जो है वो टिटनेस से बचाने का काम करता था। अभी हाल फिलहाल के अंदर जेपी नड्डा जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा एक इनोग्रेशन किया गया है सीआरआई कसोल के अंदर। सीआरआई कसोल के अंदर जो है वो एक नया टीका बनाया गया है जिसको नाम दिया है हमने टी डी। क्या नाम दिया है? टी और डी। बेसिकली होता क्या है कि ये तो केवल हमें टिटनेस से बचा रहा था, पर टीडी जो है, टीडी जो है हमें टिटनेस प्लस डिप्थेरिया दो रोग से एक साथ में बचाएगा। अब जो टीकाकरण चल रहा है बच्चे का, उसमें से टीटी वाला पार्ट हटा देंगे हम। तो टिटनेस वाला जो टीका है उसको हटाकर हम क्या करेंगे? टीडी लगा देंगे। तो होता क्या था, टिटनेस का टीका अलग लगता था, डिप्थीरिया का टीका अलग लगता था। उन दोनों को मर्ज करके अब एक ही टीका लगने वाला है। और वो कौन सा होगा? टीडी। फुल फॉर्म क्या है? टिटेनस एंड एडल्ट डिप्थेरिया। सुजीविका पोर्टल है, और सुजीविका पोर्टल जो है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर जारी किया गया है। बेसिकली ये जो पोर्टल है, ये जैव प्रौद्योगिकी के संबंधित व्यापार के लिए डाटा संरक्षित रखेगा। मतलब कितना व्यापार हुआ है, कितना आयात हुआ है, कितना भारत के द्वारा विदेशों के अंदर निर्यात किया गया है, वो सारा का सारा डाटा कैटेगरी वाइज और देश के हिसाब से जो है वो ये स्टोर करने का काम करेगा। पोर्टल का क्या नाम है? सुजीविका। कौन क्या नाम है? सुजीविका है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो व्यापार होगा उसके डाटा यहाँ पर सेव रहेंगे। लास्ट आपका आता है जनवरी की प्रौद्योगिकी। ठीक है, जनवरी से संबंधित करंट अफेयर। इसमें ध्यान रखना है, भारतीय मूल की दिग्गज अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के द्वारा आपका क्या कर लिया गया है? संन्यास ले लिया गया है। इन्होंने 3 मिशन के तहत 608 दिन जो है वो अंतरिक्ष में बिताए हैं। कितने? 608 दिन। ठीक है, जो कि दूसरा सर्वाधिक समय है। पहले की बात करें तो क्या है? पैगी विस्टन। पैगी विस्टन जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया था। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, जैसे इन्होंने 9 स्पेस वॉक, मतलब 9 बार ये अंतरिक्ष में चली हैं, 3 इनके मिशन थे, 608 दिन बिताए हैं। अभी हाल फिलहाल में ये कहाँ पर आके गई थी? केरल के अंदर साहित्य उत्सव में शामिल हुई थी, और इसी दौरान इनकी खबर आई कि भाई इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भैया विश्व की पहली महिला ऐसी हैं जो व्हील चेयर पर स्पेस के अंदर गई है। विश्व की पहली ऐसी महिला है जो व्हील चेयर के ऊपर स्पेस में गई हैं, जिनका नाम क्या है? माइकला बेथोस। माइकला बेथोस है, जो कि ब्लू ओरिजिन कंपनी के एक प्रोजेक्ट के तहत शामिल हुई थी। और ब्लू ओरिजिन जो है ये किसकी कंपनी है? तो अमेजोन के मालिक हैं बेज जेसोफ। अमेजोन वाले
कंपनी है ना, उसी के जॉब बेसोस बेजोस है ना, तो उनके द्वारा ही जो है वो ये कंपनी बनाई गई है, और इस कंपनी के द्वारा रॉकेट छोड़ा गया जिसमें आपकी माइकला शामिल है। माइकला जो है, ये ध्यान रखना है कि ये मेरी फोटो दिख रही होगी मेरे पीछे, और इस व्हील चेयर के ऊपर बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है US-N1 प्रक्षेपण और PSLV C62। PSLV इस रॉकेट के द्वारा, इस व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है EOS-N1। और मेन मुद्दे वाली बात यह है कि इसका तीसरा जो चरण था उसमें इसकी मोटर बंद हो गई। एक मोटर होती है वो अपने आप से ही जो है कंट्रोल से बाहर हो गई, इसलिए ये जो है वो असफल हो गया है। इससे पहले अगर हम बात करें 61 की, हमने 62 के तहत EOS-N1 को छोड़ा था, प्रक्षेपित किया था। EOS-N1 से पहले हमने PSLV C61 छोड़ा था, वो भी ध्यान रखना तीसरे चरण के अंदर ही बंद हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रॉकेट PSLV का DL संस्करण है। PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि एक पिक्सल स्पेस नाम करके कंपनी है, उसने एक जो है वो कंसोर्टियम बनाया है। उसने क्या बनाया है? कंसोर्टियम बनाया है। कंसोर्टियम का मतलब ये है कि एक ग्रुप बनाया है। क्या बनाया है? अस्थायी रूप से एक ग्रुप बनाया है। जैसे आप और आपका दोस्त ये ग्रुप बना लेते हो ना कि भैया आज शाम को क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो पार्टी कर लेंगे। अस्थायी रूप से बनाते हो, वो पार्टी खत्म और दोस्त वोस्त जो है वो अपने अपने काम लग जाते हैं, कोई पढ़ाई के और कोई पबजी वबजी जो भी आपका कारोबार है उसे। इस प्रकार से एक ग्रुप बनाया गया है, कंसोर्टियम बनाया गया है कि लीडरशिप कौन कर रहा है? पिक्सल स्पेस कर रहा है। इन्होंने जो है वो एलाइड ऑर्बिट और इन स्पेस के साथ में MOU करके बनाया है, और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि 5 वर्ष में 1200 करोड़ से अधिक का निवेश यहाँ पर किया जाए। 5 वर्ष में 1200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाए, और पहला निजी क्षेत्र का नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन उपग्रह जो है, इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर इस कंसोर्टियम के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इस तरीके के यहाँ पर कितने 12 उपग्रह छोड़े जाएंगे 5 साल में, और लागत कितनी रहेगी? 1200 करोड़ रहेगी। इंपॉर्टेंट है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर क्या बनाया जा रहा है? तीसरा स्पोर्ट स्पोर्ट्स स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है। देखो, जिस प्रकार से अगर आपको रोडवेज बस पकड़नी है तो आपको कहाँ जाना होगा? डिपो में जाना होगा। अगर आपको प्राइवेट बस पकड़नी है तो प्राइवेट बस स्टैंड जाना होगा। अगर आपको ट्रेन में बैठना है, ट्रेन से यात्रा करनी है, तो फिर आपको कहाँ जाना होगा? रेलवे स्टेशन। अगर आपको फ्लाइट से यात्रा करनी है तो कहाँ पर जाना होगा? एयरपोर्ट पर जाना। इसी प्रकार से स्पेस से संबंधित जितने भी प्रक्षेपण होते हैं, स्पेस से संबंधित जितने भी आप लॉन्च वगैरह होते हैं, उनको करने के लिए हमें एक स्पेस पोर्ट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? स्पेस पोर्ट की आवश्यकता। भारत में अभी तक 2 स्पेस पोर्ट इससे पहले थे। पहले की अगर हम बात करें, जो कि अभी रनिंग में है, रनिंग में एक ही है, ध्यान रखना, जो है रनिंग में है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। दूसरा कौन सा है? तो कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। पर ये क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ पर निर्माण चल रहा है। तो अभी रनिंग में कितने हैं? एक है। अगर हम पूछे कि ऑल ओवर कितने हैं, तो 2 हैं। तीसरा कौन सा है? तो काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के अंदर। आगे बात समझ में। नाम क्या है? होप आइलैंड, होप आइलैंड। तो पहला है सतीश धवन वाला, दूसरा है कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु के अंदर, और तीसरा कौन सा है? होप आइलैंड है, जो कि कहाँ पर है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पिनाका रॉकेट। पिनाका रॉकेट जो गाइडेड मिसाइल है, मतलब एक बार आपने कह के छोड़ दिया और फिर अपने आप चली जाए। ठीक है, तो इसकी हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक्सपोर्ट कहाँ पर किया जा रहा है? एक्सपोर्ट जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि आर्मेनिया के अंदर कर रहे हैं। आर्मेनिया को क्या कर रहे हैं? हम पिनाका मिसाइल दे रहे हैं। पिनाका मिसाइल का मैंने आपको बता ही दिया कि उन्नत सटीकता वाली है, 120 किलोमीटर की इसकी रेंज रहने वाली है। परले मिसाइल है, इसका हमने सोलो परीक्षण किया। सोलो का मतलब है कि बैक टू बैक, एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च किए। जैसे ये गई, फिर इसके पीछे दूसरी गई, फिर तीसरी गई। इसे हम क्या बोलते हैं? सोलो परीक्षण बोलते हैं। और किस मिसाइल का किया गया है? परले का। एक्सपोर्ट हम आर्मेनिया को कौन सी कर रहे हैं? आपको ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट हम पिनाका रॉकेट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? आर्मेनिया को कर रहे हैं। रेंज कितनी है? 120 किलोमीटर की। ठीक है, परले मिसाइल के हमने क्या किए हैं? सोलो परीक्षण किए। क्या किए हैं भैया? सोलो परीक्षण किए हैं। और ये क्या है? हाफ बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, बैलिस्टिक का मतलब ये समझना आप, बैलिस्टिक क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि हमने यहाँ से रॉकेट लॉन्च करी,
अब क्या होगा, जैसे ही रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ईंधन खत्म हो गया, इंजन बंद हो गया है, ठीक है, यहाँ पर तेल खत्म हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ये पूरा अपने फ्री फ्लो में ऐसे आ जाएगा, यहाँ से फ्री फ्लो के अंदर आ जाएगा। मतलब इसको ट्रैक करना आसान होता है। क्यों होता है भैया, सभी को पता है यहाँ से छोटा है यहाँ तक जा रही है, अगले जो कंडीशन है वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत कर सकते हैं। जिस प्रकार हम गेंद फेंकते हैं तो हमें पता होता है कि भैया उस खिलाड़ी को मारनी है, तो फिक्स पैटर्न रहता है उसका। परंतु हाफ वाली जो है ना, हाफ बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ से छोड़ रहे हो तो यहाँ तक तो ये दोनों सेम काम करती हैं, पर इसके बाद में हाफ बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर क्या होता है, यहाँ से ये रास्ता ऐसे भी चेंज कर सकती है, यहाँ से रास्ता ऐसे भी कर सकती है, या फिर ऐसे भी कर सकती है, क्योंकि ये पूरे फ्यूल पर बंद नहीं होती, यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्यूल रखती है और फिर जिस प्रकार से टारगेट इसको दिया जाता है उस प्रकार से टारगेट को हिट कर देती है। इसको ट्रैक कर पाना इसकी तुलना में क्या है, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रलय मिसाइल है, इसका चांदीपुर ओडिशा के अंदर क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है, अहिल्यानगर अहमदनगर के अंदर। इसका नाम क्या है, अहिल्यानगर या अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंदर। मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बेसिकली होता क्या है कि ये एक इस प्रकार की मिसाइल है जिसे ट्राईपोड पे खड़ा किया जा सकता है, बड़े बड़े ट्राईपोड होते हैं उन पे किया जा सकता है, या किसी भी सैनिक के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसको कंधे पर रखकर फिर भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो मेन पोर्टेबल है, मतलब आदमी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जा सकता है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि भैया ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब ये जो टैंक होते हैं उनको क्या कर सकती है, ट्रेस कर सकती है। अगर टैंक इधर उधर भाग भी रहा है तो उसको भी ट्रेस कर सकती है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट, मतलब दागो और भूल जाओ मिसाइल है। इसके अलावा इसमें क्या लगा हुआ है, इंफ्रारेटेड सिकर लगा हुआ है जिसमें दिन और रात दोनों में काम करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोधपुर द्वारा, जोधपुर की जो लेबोरेटरी है, डिफेंस लेबोरेटरी है जोधपुर के अंदर, उसके द्वारा यहाँ पर थर्मल टारगेट सिस्टम लगाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भैया इसके अंदर थर्मल टारगेट सिस्टम किसके द्वारा लगाया गया है, तो जोधपुर के अंदर जो डिफेंस लेबोरेटरी है उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि समुद्र प्रताप नाम करके जो है एक तटरक्षक बल को बड़ा पोत दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा निर्माण किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तैनाती कहाँ पर हुई है, तो आपकी कोच्चि के अंदर हुई है। इसकी खास बात क्या है कि समुद्र के अंदर जितना भी प्रदूषण होता है, जितना भी पोल्यूशन होता है, उसको ये कम करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्नत प्रदूषण पहचान प्रणालियाँ इसमें है। इसके अलावा यहाँ पर विशेष नौकाओं से सुसज्जित है। आधुनिक अग्निशमन क्षमताएं यहाँ पर है, मतलब अगर समुद्र में कहीं आग वाग लग गई, बास्ते लग गई, तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर इससे बुझा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर हैंगर यहाँ पर है, मतलब हेलीकॉप्टर यहाँ पर जो है वो उतर सकते हैं और हर मौसम में इसका संचालन संभव है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अग्नि पंक्ति में तटरक्षक पद पर महिलाओं की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, टोयोटो द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली एक गाड़ी का वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, टोयोटो मिराई। लॉन्च किसने किया है, तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टोयोटो मिराई। ठीक है, रेंज की बात करें तो लगभग 650 किलोमीटर चलती है। और हाइड्रोजन वाले में सबसे मेन बात यह है कि यहाँ से जो निकलेगा ना वो पानी निकलेगा, ये वैसे पॉल्यूशन भी नहीं करेगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि क्वांटम संचालित अर्थव्यवस्था बदलने से संबंधित हमने 10 वर्षीय रोड मैप रखा है। तो अगर आपसे पूछे कि ये रोड मैप कितने वर्ष के लिए है, 10 वर्ष के लिए, इसका मतलब ये हो गया कि 2035 तक, 2035 तक हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो हमने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, 2035 तक हम कम से कम 10 टॉप लीडर जो होंगे क्वांटम से संबंधित, उनमें हम शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा 2035 तक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हम कारोबार कर लेंगे। और क्या कहा, 2035 तक 50% हिस्सेदारी जो है वो मार्केट में भारत की रहने वाली है। किस क्षेत्र में, क्वांटम क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और इसके लिए हम सॉफ्टवेयर वगैरह का जो है वो निर्यात करेंगे। अब बेसिकली जो 2035 तक का हमने टारगेट रखा है, क्वांटम से संबंधित कितने वर्ष का टारगेट रखा है, 2035 तक। इसमें से ध्यान रखना, 2-3 साल तो हम क्या कर देंगे, कार्यबल मतलब मैन पावर है उसको हम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। फिर संभावनाएं तलाशेंगे कि भी कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें काम करने से हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी और लैब टू मार्केट में तेजी आएगी।
लैब टू मार्केट का है मतलब अगर आप इकोसिस्टम इस प्रकार से डेवलप करते हो, अगर अपने आसपास का माहौल इस प्रकार से करते हो कि बच्चे पढ़ें, स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और उनके क्वांटम की जानकारी हो। आप और हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमें पता ही नहीं था क्वांटम है क्या, एआई है क्या, एमएल है क्या, मशीन लर्निंग है क्या। अब बच्चों को छोटे-छोटे क्लासों के अंदर ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एआई से संबंधित बताई जा रही हैं। छठी क्लास में तो सीबीएसई ने जो है वो अनिवार्य कर दिया है कि भैया एआई से संबंधित कोडिंग जो है वो आपको स्कूल में पढ़ानी पड़ेगी। प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सरकार अपने स्तर पर कर ही रही है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लैब टू मार्केट में तेज़ी आएगी। मतलब 9वीं का बच्चा भी जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, कोडिंग सीख रहा होगा और प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा होगा। ठीक है? वैश्विक मानकों में हम क्या करेंगे, अग्रणी हो जाएँगे और स्टार्टअप को हम क्या कर देंगे, आकर्षित कर देंगे। मतलब स्टार्टअप जो हैं उनको हम क्या करेंगे और अधिक प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आपकी सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट सेशन है। पिछली बार जब मैंने एसआई के लिए पढ़ाया था अपने चैनल पे, एक एजुस्पेड चैनल पे पढ़ाया था। आप में से जो भी साथी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ईओ की तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम के बाद में वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर जो पढ़ाया था तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे साइंस टेक्नोलॉजी। उम्मीद हम ये करके चल रहे हैं। ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आए और आप उसको सही करके आ जाओ। ठीक है? मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए लगे रहिए बढ़िया तरीके से। एक दिन ही बचे हैं कि ज़्यादा। अब दिल्ली दूर नहीं है, सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो आप। ये तसल्ली से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।